तो आपका जो 4th लेसन है उसका नाम क्या है, व्यावसायिक सेवाएं। ये अपन स्टार्ट कर रखे हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, 1 महीना हो गया इसको चलते हुए समथिंग, हाँ, इस लेसन को, ठीक है। और शायद आपने तो देखा ही नहीं होगा, वीडियो वगैरह देखा है आपने कभी, बीओ का देखा है? हाँ, तो आप अपने नाम जुड़वा के जाना। पहले आपके शायद पहले कौन दूसरा सब्जेक्ट होगा शायद आपके ले रखा होगा आपने, पाया तो आप इसमें आ गए आप, है ना। तो आप नाम लिखवाना है ना, अभी मेरे पास नाम नोट करवा के जाना। आप देखिए जो है टेलीकॉम सेवाओं के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, और सेवाएं कौन कौन सी हैं। टेलीकॉम सेवाएं जो है मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था उस वक्त ये आया था जब। ये तो मोबाइल भी जो है वो टेलीकॉम सेवाएं होती है, जो मोबाइल के माध्यम से भी आजकल बिजनेस होने लगा है, ठीक है। उसके बाद जो है डायरेक्ट जो टू होम वाला जो सिस्टम है वो भी एक टेलीकॉम सेवाएं ही होती हैं, ई कॉमर्स के नाम से भी जानी जाती है। इसमें आज जो चलेगा वो चलेगा भंडारण है, ठीक है। भंडारण देखो पेज नंबर 118 पे। तो देखिए भंडारण किसे कहते हैं। आपको मालूम है कि जब व्यवसाय किया जाता है, माल का प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं, माल का उत्पादन जब आप करते हैं, तो सबसे पहले आप उत्पादन करते हो, माल बनाते हो। अब माल बनाते हो तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप उस माल को कहाँ रखोगे। भाई ये तो है नहीं कि ऑर्डर आ गया तुरंत बना के भेज दिया, ये काम तो होता नहीं है। क्या होता है, पहले उसको माल को बनाते हैं, उसके बाद में उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर भंडार बना हुआ है या उसका स्टोर करने की जगह है। जब भी रखते हैं ना वहाँ पे, तो अपन भंडारण की बात करते हैं। वो देखिए भंडारण जो है सदा ही आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आर्थिक विकास का क्या रहा है, महत्वपूर्ण पहलू रहा है। माने माल को इकट्ठा करने का गोदाम, ये तो शुरू से भी था, आज भी है, पहले भी था, ठीक है। अरे अपने घर में खाना खाते हैं, खाना जो गेहूं से बनता है, आटे की रोटी खाते हैं अपन, तो जब खाते हैं, जब भी मार्केट से खरीद के थोड़ा लाते हैं, पहले अपन उसका स्टोर करते हैं कि अपन को 12 महीने चाहिए, ये कहते हैं ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, गोदाम बनाते हैं कि गेहूं की बोरियां अपन को इसमें रखनी है, ये कहते हैं ना अपन। तो माल जो बनाते हैं तो उसको रखने के लिए अपने पास सुरक्षित जगह होनी चाहिए, जिसका नाम है भंडारण, ठीक है। भंडार गृह को प्रारंभ से ही वस्तुओं की वैज्ञानिक ढंग और रीति से सुरक्षित रखना और संग्रहण का एक स्थिर इकाई के रूप में माना जाता था। पहले जब भंडार बनाए जाते थे उसमें एक सुरक्षित जगह है, और कीड़े मकोड़े जो भी जानवरों से बचाने के लिए भी सुरक्षित जगह रखा जाता था उनको, और उसको सुरक्षा मानी अनाज की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ या टेक्नोलॉजी प्रयोग किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। अरे बड़े बड़े भंडार गृह बने हुए हैं ना, वो वहाँ पे लाखों में करोड़ों में बोरियां रखी हुई होती हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, सुविधा है, दवाइयों की, टेक्नोलॉजी की पद्धति भी अपनाई जाती है। आज हर मौसम में हर प्रकार का फल आपको मिलता है, 24 से मान हर 12 महीने में कोई भी फल आप डिमांड करते हो वही फल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि शीत गृह बने हुए हैं। जिस मौसम में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, मौसम में तो मिल ही जाती है, बिना मौसम अगर आपको जिस फल की आवश्यकता होती है वो भी मिल जाता है। तो देखिए एक स्थिर इकाई के रूप में माना जाता है, इसमें इसके मौलिक गुणवत्ता और कीमत और उपयोगिता बनी रहती थी। भंडार गृह में माल रेल, ट्रक या बैलगाड़ियों से आता था। जो भंडार बना हुआ है वो माल कहाँ से, किसके माध्यम से आता था, परिवहन के माध्यम से। और परिवहन के माध्यम आपके पास रेल भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, बैलगाड़ियाँ भी हो सकती है। इसलिए वस्तुओं को भंडार गृह से संग्रहित करने के लिए लोग स्वयं ढोते थे और परस्पर ही उनके ढेर रख दिए जाते थे, जो रख दिए जाते हैं। भारत में भंडार गृहों का उपयोग विनिर्माता और आयातक और निर्यातक और थोक विक्रेता और ट्रांसपोर्टर या कस्टम विभाग करता है। माल का जो स्टोर है ना वो अलग अलग रूप से किया जाता है। थोक विक्रेता है तो वो भी अपने माल का भंडार करता है, फिर बेचता है, ठीक। तो अलग अलग विभाग इसमें दे रखे हैं। निर्यात आयात विभाग अलग अलग होते हैं। बंदरगाह से माल आता है तो निर्यातक जो है उसको रखता है, बाहर बेचना है तो आयातक भी अलग होता है। ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं, जहां माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है।
आज भंडारगृह की भूमिका मात्र संग्रहण सेवा प्रदान करने की नहीं रही है, कि भंडारगृह का एक ही काम नहीं है कि माल को एक जगह रख दिया, उसके कई काम हैं, बल्कि ये कम कीमत पर भंडार और वहाँ के वितरण की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। माल जो खरीदा जाता है कम कीमत में खरीदते हैं, जब उसकी रेट बढ़ती है तो उसको बेचा जाता है। अर्थात ये अब सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर, सही स्थिति में और सही लागत पर माल को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो आधुनिक भंडारगृह आज माल को एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण के लिए स्वचालित भट्टियाँ, कंप्यूटर द्वारा संचालित क्रेन या फोर्क लिफ्ट का भी प्रयोग किया जाता है, करते हैं। भंडारगृह प्रबंध के लिए कंप्यूटराइज का प्रयोग भी किया जाता है, ये स्वचालित क्रिया बनने जाती है। आज भंडारगृह के जो है कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है कि गोदाम में कितना माल है, कितना का माल है गया, तो आजकल कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जाता है। भंडारगृह के प्रकार बताए गए कि भंडारगृह कितने प्रकार के होते हैं। एक भंडारगृह होता है घर का, जो अपने गेहूँ खाने के लिए रखे हैं, दाल चावल जो भी रखे हैं वो अपने घर में रखते हैं। ये क्या है? निजी है। क्या है? निजी भंडारगृह है। और एक क्या होता है? सार्वजनिक भंडारगृह, जिसको बड़े बड़े जो गोदाम बने हुए हैं ना, वो सार्वजनिक होते हैं कि आप वहाँ पे रख सकते हैं अपना माल, वहाँ भी आप रख सकते हैं। कुछ जो पैसे जमा करवाए जाते हैं या जो भी तरीका है वो अलग होता है। और आपको मालूम है, आपके पास गहना रखा हुआ है, आप गहने को घर में भी रख सकते हैं, लेकिन आपसे कि गहना चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? बैंक लॉकर में भी रख सकते हैं। तो वो सुरक्षा किसकी रहेगी? बैंक की। लेकिन वहाँ चार्ज देना पड़ेगा, घर में चार्ज नहीं लगता। अगर बैंक में रखोगे क्या बनेगा? चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही गेहूँ अगर आप दूसरी जगह रख रहे हैं तो उसका चार्जेस लगेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके सामने आए हैं, एक तो आया निजी भंडार और एक आया सार्वजनिक भंडार। अपन पढ़ेंगे निजी भंडार क्या है, उसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की गई है। निजी भंडार जो है, निजी भंडारगृह वे गृह होते हैं जिनका परिचालन कोई व्यवसायी अपने माल के भंडारण के लिए करता है। माने कोई व्यवसायी जो है अपने माल को स्टोर रखने के लिए करता है। ये उसके अपने हो सकते हैं या पट्टे पर लिए हुआ हो सकता है। पट्टा जानते हो ना, किराए पे। तो बड़े बड़े जो व्यवसायी होते हैं वो क्या करते हैं? किराए पर भी गोदाम ले लेते हैं और अपने माल को वहाँ रख देते हैं, समझ गए ना। वो निजी होता है। क्या होता है? निजी। इसमें प्रमुख है श्रृंखलाबद्ध दुकानें अथवा बहु ब्रांड बहु उत्पाद कंपनियां। सामान्यतः एक सक्षम है भंडारगृह वह है जिसमें माल की व्यवस्था की ऐसी प्रणाली हो जिसमें उत्पाद की आवाजाही अधिक होती हो, सुचारू रूप से हो सके। और निजी भंडारगृह के लाभ हैं प्रवाह नियंत्रण रहता है। निजी लाभगृह में क्या होता है? खुद का नियंत्रण होता है, जब चाहे जब उसके ऊपर कंट्रोल या जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती। लचीलापन अपने आप हो गया, वो अपनी मर्जी है कब खोलना है, कब खोलना है, कब भेजना है, कब लाना है, कब डालना है, समझे ना। इसके बाद है ग्राहकों के बेहतर संबंध भी पाए जाते हैं। जो ग्राहक होते हैं, आपको मालूम है कोई गोदाम बना रखा है, दुकान खोल रखी है और आपके बोले कि आप ग्राहक मांग रहे हैं कि मेरे को इतना माल चाहिए, दुकान में तो हो नहीं सकता उतना माल, तो वो कहाँ से लाएगा? गोदाम से लाएगा कि हाँ मेरे पास इतना माल रखा हुआ है, मैं आपके पास से बेचता हूँ। तो इसे कहते हैं निजी भंडारगृह। स्वयं का, जब चाहे जब निकाल सकते हो, जब चाहे उसमें डाल सकते हो। सार्वजनिक भंडारगृह कोई भी विनिर्माता, व्यापारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति संग्रहण की आवश्यक फीस देकर के अपने माल के संग्रहण के लिए उपयोग कर सकता है। फीस देकर के, चार्ज देकर के, ठीक है, तो वो कहीं भी अपने माल को संग्रहण कर सकता है या रख सकता है। ऐसे भंडारगृह के प्राचलन के लिए नियम के लिए सरकार निजी व्यवसायों को लाइसेंस देती है। अगर आप माल रखना चाहते हैं ना गोदाम में या सार्वजनिक गोदाम में, तो आपको क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। फिर आप उसमें अपना माल रख सकते हो, लेकिन लाइसेंस लेते हो तो उसकी फीस जमा होती है, चार्जेस लगता है आपका, हर साल उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर उसमें माल आप रख सकते हो। लेकिन वहाँ एक गारंटी ये है कि नियम के अनुसार वहाँ माल रख सकते हो और नियम के अनुसार डाटा एंट्री वगैरह करवा के अपनी माल ले जा सकते हो। माने रिकॉर्ड भी तो रखता है ना भाई, जहाँ पर वहाँ पे माल आपने रखा है तो सार्वजनिक, तो वहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटराइज होगा। आप माल लेके जाते हो, वहाँ एंट्री कराओगे कि साहब मैंने यहाँ पे इतनी बोरियाँ रखी थी, मैं इतनी ले जा रहा हूँ, तो वहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, साहब इतना माल आपका गया।
आप अगर माल की एंट्री नहीं होगी तो क्या हो गया, आप कहेंगे साहब मैंने 1000 बोरियाँ रखी थी, मेरी 1000 बोरियाँ कहाँ गई? भाई जिम्मेदारी तो है ना। तो आप माल लाते हो, ले जाते हो, तो वहाँ पे एंट्री करनी होगी कि साहब इतना गया और इतना आया। तो इसलिए भंडार का जो लाइसेंस देती है, एक भंडार गृह का स्वामी उसके संग्रहित माल के स्वामी का एजेंट होता है, तथा उस प्रकार जो है उसमें कार्य करवाया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि वह माल की ठीक से देखभाल करे या नहीं करे, तो इस पूरी चीज़ें उनमें गारंटी दी जाती है। किसमें? सार्वजनिक गृह में गारंटी दी जाती है कि माल की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है। गल गया, फट गया, खो गया, कहाँ भी है, वो जिम्मेदारी उसकी होगी। किसकी? सार्वजनिक जो भंडार है उसकी। कीड़ा लग गया, कुछ भी लग गया, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। जो मालिक है ना उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, जहाँ आपने भंडार गृह में रखा है उसकी जिम्मेदारी है। मेरा माल सुरक्षित रहना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं लगना चाहिए, समझ गए ना। यह भंडार गृह रेल या सड़क के परिवहन जैसी सुविधा भी प्रदान करता है। इस पर माल की पूरी जो सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है। छोटे निर्माताओं के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक रहता है। जो छोटे निर्माता होते हैं ना उनके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि उनके पास रखने की कोई जगह तो है नहीं, पैसा कम है। अगर आप कभी किराए पे लोगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर सार्वजनिक जगह रखोगे तो क्या हुआ, कम पैसा देना पड़ेगा और माल भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए भंडार गृह का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे कि छोटे जो व्यापारी होते हैं ना तो भंडार का निर्माण नहीं कर सकते, उसको तो वहीं रखना पड़ता है जहाँ पर सार्वजनिक भंडार बना हुआ है। सुविधाजनक रहता है क्योंकि वे अपने भंडार घरों का निर्माण नहीं कर सकते। इन भंडार घरों के अन्य लाभ है यह है जगह जगह स्थित होते हैं, इसकी लागत निश्चित नहीं होती तथा ये पैकेजिंग या लेबलिंग लगाने जैसे मूल्यवर्धन सेवाएं भी प्रदान करता है। अगर भाई लागत जो है वो तो अपने हिसाब से निश्चित नहीं है, भाई आपने माल रख दिया तो उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा। माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा, भाई ट्रांसपोर्ट का पैसा तो लगेगा ही। अगर आपको माल के ऊपर लेबलिंग लगानी है या कोई डिज़ाइन लगानी है, कुछ भी लगाना है तो उसका पैसा अलग से लगेगा, समझे ना। वो तो जिस हिसाब से आप माल को अब रिपेयरिंग करनी है उस हिसाब से पैसा लगेगा। इसलिए देखिए बंधक माल गोदाम तीसरा प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है? निजी भंडार। दूसरा कौन सा है? सार्वजनिक भंडार। और तीसरा कौन सा है? बंधक माल गोदाम। क्या है वो देखिए। बंधक माल गोदाम वे माल गोदाम होते हैं जिन्हें सरकार से बिना आयात किए आयातित माल को रखने के लिए लाइसेंस मिला होता है। आयातकों को जब तक वह आयात कर का भुगतान नहीं कर दे जब तक बंदरगाह या हवाई अड्डे से माल को ले जाने की अनुमति नहीं हुई। जब तक एक जगह दूसरी जगह, आपको मालूम बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं, माल उतरता है वहीं से माल वापस से जाता है, उससे कहते हैं बंधक माल गृह, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आयातक पूरे जो है आयात कर का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो, फिर उसे पूरे माल को तुरंत आवश्यकता ना हो तो वहाँ रखा हुआ होता है। आवश्यकता है ना जब भी लाते हैं वहाँ पर माल। आपको मालूम है दूसरे देश से माल मंगवाया, आपने कहाँ रखा? बंदरगाह पे रख दिया। क्यों? क्योंकि उस माल को दूसरे देश में भेजना है, तो मैं उस माल को यहाँ घर पे मंगवाऊंगा, फिर गोदाम में मंगवाऊंगा, फिर वापस वहाँ लेके जाऊंगा, फिर वहाँ पर भेजूंगा। तो इतनी बीमारी कौन पाले? कोई नहीं पालता, नहीं पालता ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बंदरगाह पे बंधक गृह बना हुआ है, वहाँ पर आपको माल उतार देते हो। आपको मालूम है कि 10 दिन बाद में दूसरे देश में जाना है तो वहीं से यहाँ पे माल को लोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सुविधाएँ भी आपके पास है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आयातक पूरी आयात का भुगतान करने की स्थिति भी नहीं है और फिर उसे पूरे माल की तुरंत आवश्यकता ना हो। इसलिए कस्टम अधिकारी जब तक माल को बंधक माल गोदामों में रखते हैं जब तक कि आयात कर का भुगतान न कर दिया जाए। अब क्या होता है, आपने माल रख तो दिया, माल जब दिया जाएगा आपको कब है? जब तक आप माल का भुगतान करोगे, समझिए ना। कैसे? आपको मालूम है आपने विदेश से माल मंगवाया, पहले आधे पैसे आपने ट्रांसफ़र कर दिए, आधे पैसे कब दोगे? जब आपके पास माल पहुंच जाएगा, जब भी तो करोगे ना आपने। तो अब माल आपके पास पहुंच गया, जब तक आपको माल नहीं दिया जाएगा जब तक कंपनी का पूरा पेमेंट नहीं हो जाता, समझे ना। उसको कस्टम विभाग होता है उसके पास रिकॉर्ड रहता है। वो जब तक आपको माल जब देगा माल, जब कंपनी का ऑर्डर आ जाए कि हाँ साहब माल पेमेंट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, जब जाके आपको माल दिया जाएगा, समझ गए ना। उसको कहते हैं बंधक
भंडारगृह है। समझ गए ना इसमें। इस भंडारगृहों में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, श्रेणीकरण एवं मिश्रण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें भी वही सुविधा दी जाती है कि आपको कैसे क्या करना है। आयातक अपने ग्राहकों को ला करके वस्तुओं का निरीक्षण करा सकता है तथा उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तु की पूर्ण पैकेजिंग कर सकता है। पैकेजिंग जानते हो ना, आपको मालूम है, आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है, ब्रांडिंग वगैरह, कवर वगैरह, लेबलिंग वगैरह लगा होता है ना, किस कंपनी का माल है, उस पर पूरा लिखा हुआ होता है, पूरा डाटा लिखा हुआ होता है, इसमें कौन कौन सी वस्तु मिली हुई है, क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, समझा। उसी जो आपका कवर होता है ना, उस कवर पे पूरी चीज़ें लिखी हुई होती है, कब बना है, कब एक्सपायर डेट होगी, क्या होगी, कितनी कीमत है, MRP रेट कितनी है या RS कितना है, ये पूरा उस पर लिखा हुआ होता है, कोटेशन लिखा हुआ होता है, पूरा उस पर लिखा हुआ। देखना भी, कभी कोई माल खरीद के लाते हो ना तो उसमें पूरी कंपनी का नाम, पूरा बायोडाटा लिखा हुआ होता है उसमें। इस प्रकार वस्तु के विपणन में सहायक होते हैं। आयातक की आवश्यकता और माल के कुछ भाग को ले जाया जा सकता है तथा अन्य आयातक का भुगतान इस प्रकार से किस्तों में भी किया जा सकता है। इस प्रकार आयातक को वस्तु की बिक्री अथवा उसके उपयोग में पूर्व आयात कर चुकाकर के पूंजी को निष्क्रिय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आयातित माल का पुनः निर्यात करना चाहता है, मैंने बताया था ना आपको, आपने आयात तो कर लिया माल का, अगर आपको बेचना चाहते हो, आप माल को बेचना चाहते हो तो तुरंत बेच सकते हो वहीं से ही, उसे आयात कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होती कि माल वहीं रखा हुआ है ना आपको, तो आयात कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है, माल को तुरंत वहाँ भेज सकते हो, दूसरे देश में निर्यात कर सकते हो। समझ गए ना इसमें। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये बंधक माल भुगतान जो है गोदाम पुण्य निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, पुण्य निर्यात करने के लिए सुविधाजनक बनाता है कि माल वहाँ उतरवा दिया और दोबारा दूसरे देश में आप भेज सकते हो। अगला जो है वो सहकारी जो है, सहकारी भंडारगृह माना जाता है इसमें। तो बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं, सहकारी समितियां बनी हुई होती हैं। अरे सहकारी का मतलब होता है आधा निजी और आधा सरकारी, समझे। कुछ पैसा निजी का लगा हुआ है, कुछ सरकार का लगा हुआ होता है। तो देखिए, कुछ विपणन सहकारी समितियां और सहकारी समितियां, कृषि सहकारी समितियां जो अपने सदस्यों के लिए अपने निजी भंडारगृह स्थापित की जाती है। कौन सी? कृषि सहकारी समिति। तो कृषि विभाग भी इसमें कुछ पैसे लगाता है ताकि जो अपना बीज है वो उसमें रखे सके। तो देखिए, इसमें आगे गृह भंडार के, तो इसमें कितने प्रकार के हैं भंडार, कितने प्रकार के बताए आपको। एक होता है सरकारी, एक कौन सा होता है? सरकारी गृह भंडार। देखिए, ये माल गोदाम में पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। सरकार इसका प्रबंध सार्वजनिक उपकरण के माध्यम से करती है, ठीक है। और इसके उदाहरण है जैसे भारतीय खाद्य निगम, ये सरकार का निगम है सबसे बड़ा, ठीक है ना। केंद्र सरकार का निगम है ये। किसका है? केंद्र सरकार। भाई दो सरकार होती है ना, ये तो राज्य सरकार, एक है केंद्र सरकार। तो ये किसके नियंत्रण में होता है? केंद्र सरकार में। राज्य व्यापार निगम और केंद्रीय भंडारण। सहकारी भंडारगृह के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चार प्रकार का गृह भंडार है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। निजी, सार्वजनिक, बंधक, सरकारी और सहकारी। 5 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। समझ गए ना इसमें 5 प्रकार कौन कौन से हैं? निजी, सहकारी, सार्वजनिक, बंधक, हाँ, ये 5 प्रकार के हो गए। दोबारा देखकर रिपीट करो। पहला है निजी, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है बंधक, चौथा है सहकारी भंडार और 5वां है सरकारी। सहकारी सरकारी दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ये तो सहकारी, ये तो सरकारी और एक सहकारी। समझ गए इसमें। तो आज आपको जो पढ़ाया है 5 भंडारों के बारे में मैंने आपको परिचय करवाया है। निजी, सार्वजनिक, सहकारी, सरकारी, सहकारी और बंधक। समझ गए ना, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। और आगे आने वाले जो एपिसोड में आपको करवाया जाएगा कि भंडारगृह के कार्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे कल, ठीक है। कि कौन कौन से कार्य हैं, भंडारगृह के कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा आपको कल करेंगे, सविस्तार से पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।